स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी जीवन शैली बदलते जा रही है। हमारा खान पान, हमारा जो व्यायाम है या जो भी हमारा तौर तरीका है, सब कुछ में ऐसा बदलाव आया है जिसका बहुत ही बुरा असर हमारे शरीर पर पड़ रहा है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर पर ध्यान दें। वैसे तो हमारे सभी अंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे अपने शरीर के उस अंग की जो हमेशा धड़कता रहता है और इसी धड़कन के साथ ही हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। धड़कन रुका नहीं कि हमारी ज़िंदगी भी रुक जाती है। जी हाँ, हम बात करेंगे अपने हृदय की। हृदय रोग किस किस तरह के होते हैं, क्या इसके लक्षण हैं, क्या ये ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, हृदय को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, सही रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सबको देने जा रहे हैं। आपको बता दें, आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत कुमार को, जो कि रिम्स में सह प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हर दिन जो हार्ट के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। और ख़ास करके एक बात हम सब ने गौर किया है कि कोरोना काल के बाद तो मतलब जो हार्ट अटैक है या हार्ट से संबंधित परेशानियां हैं वो बहुत ज़्यादा और बहुत कम उम्र में हम देख रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हम आज के इस कार्यक्रम में करेंगे जिससे हमारे दर्शक जो है वो लाभान्वित होंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं सर कि अगर हृदय से संबंधित रोगों की बात करें तो मुख्य रूप से उसमें कौन कौन से रोग हैं? जैसा कि आपने बताया कि कोरोना काल के बाद से ही हृदय रोगों की मरीजों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है जी। और पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हार्ट डिजीजेस मतलब हृदय रोग को किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है जो हृदय रोग जन्म से होता है, जिसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं। उन बीमारियों में दिल में कोई छेद होना या किसी वाल्व का सिकुड़न होना, वैसी बीमारियां आती है। अगर उम्र बढ़े तो फिर नेक्स्ट कैटेगरी में आती है वाल्वुलर हार्ट डिजीज़। वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ में स्टार्ट होता है जॉइंट पेन से, और वो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उनकी तकलीफ़ें सामने आती हैं, और लगभग 25 से 30 साल के एज में वो सांस फूलने की समस्या या धड़कन की समस्या लोगों को होती है। थर्ड कैटेगरी की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसे आम भाषा में हार्ट अटैक कहा जाता है, इसके दो मुख्य टाइप्स होते हैं। पहला तो ये कि स्टेबल एंजाइना, मतलब आपकी आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना हो रहा है और चलने फिरने में कुछ परेशानियाँ, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या कुछ भारी काम कर रहे हैं तो उसमें सीने में भारीपन होना, दर्द होना, वैसे परेशानी महसूस होती है। और फिर इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है, ट्रेडमिल टेस्ट वगैरह कराने पे पता लगता है कि आपकी आर्टरीज़ में आगे एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत है, और उसमें फिर बीमारी का पता लगता है। जी जी। दूसरे टाइप की कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है जिसे हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं, जिसे आम भाषा में हार्ट अटैक कहा जाता है। आर्टरीज़ में सडन 100% ब्लॉकेज हो गया और लोगों को सडनली सीने में दर्द का अनुभव होता है, साथ में पसीना, चक्कर आना या धड़कन महसूस होने की समस्या भी हो सकती है। तो ये 3 कैटेगरीज मेन कैटेगरीज हुई। इसके अलावा और एक आध कैटेगरीज हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथीज़ में हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, हार्ट अपने साइज़ से बड़ा हो जाता है और लोगों को सांस फूलने में समस्या या फिर पैरों में सूजन आने की समस्या हो सकती है। तो बेसिकली हमें हार्ट डिजीज़ को इन 3-4 भागों में डिवाइड करते हैं। बिल्कुल। तो अगर हार्ट के मतलब समस्याओं की बात करें तो ये इन कैटेगरीज़ में आपने इसे बांटा है। तो अगर हर कैटेगरी को हम लेकर चलते हैं सर, तो पहले कैटेगरी के में अगर हम आते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानें, ताकि हम आगे जो ये गंभीर होने की स्थिति जैसी आ जाती है उससे हम बचे रहें। तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे लोगों को? सबसे पहला कैटेगरी जो है वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का कैटेगरी है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ यूजुअली जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है इसमें, और माता पिता को अगर कुछ बीमारी है तो वो बच्चों में आने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा होते हैं।
जन्म के छेद का बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है जिनमें शरीर का कलर नीला नहीं हो पड़ता है, उसमें ASD, VSD और PDA ये 3 बीमारियां होती है। दूसरी टाइप की बीमारी है जिसमें शरीर का रंग बच्चों का नीला पड़ने लगता है, खासकर जब वो रोता हो या फिर जब माँ उसे दूध पिलाने की कोशिश करती है, उस समय शरीर का रंग नीला पड़ सकता है। वैसे बीमारियों में यूजुअली 1 से 3 महीने में रोते समय या दूध पीते समय बच्चों को के सर पर पसीना आना या शरीर का रंग रोते समय नीला होना पता लगता है। तो इन बीमारियों को अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, जैसे अगर बच्चा जब प्रेग्नेंट है लेडी तब पता लगाया जा सकता है, और जब लक्षण मान लीजिए कि उस समय पता नहीं लगा और ये सब तकलीफें जो मैंने अभी डिस्कस की, उनमें से कोई भी तकलीफ बच्चे को हो रही है, जैसे जिस बीमारियों में शरीर का रंग नीला नहीं पड़ता है, उसमें जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 4 साल, 6 साल, 10 साल, और बच्चे जब खेल कूद करना शुरू करेंगे तब उन्हें पसीना आना, अपने समकक्ष उम्र के बच्चों की तुलना में जल्दी थक जाना या फिर सांस फूलने की समस्या उत्पन्न होगी। तो माता पिता को इसका ध्यान देना है कि अगर बच्चे इस तरह का कंप्लेन कुछ करें तो उन्हें नज़दीकी डॉक्टर या फिर एक कार्डियोलॉजिस्ट से तुरंत चेकअप करवा लें। बिल्कुल, मतलब ये लक्षणों को ध्यान देना माता पिता को भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अगर चेकअप में कुछ निकलता है, कुछ बीमारी का पता लगता है, तो उसका निश्चित तौर पर इलाज संभव है। आज के दौर में सारी लगभग 90% ऑफ दी हार्ट डिजीज़ का इलाज संभव है। बिल्कुल, और आप तो रिम्स में कार्यरत हैं सर। बिल्कुल। तो रिम्स में भी इसकी मतलब पूरी सुविधा है इसके इलाज की, जांच की, सबकी? बिल्कुल, जितना मैंने अभी डिस्कस किया, जितना भी नाम लिया गया, सारे जांचों की सुविधा रिम्स में उपलब्ध है। जी जी जी। और इसके द्वारा हम बीमारी का पता लगाते हैं और उचित इलाज करते हैं। बिल्कुल। और तो अभी जो बताया आपने कि अगर हम सही समय पे डॉक्टर के पास चले जाते हैं और इलाज हो जाता है तो फिर ये पूरी तरह से ठीक होने वाली समस्या है। अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं सर दूसरे कैटेगरी की तरफ, तो उसके भी लक्षणों को पहचानना ज़रूरी है और ये भी बताना ज़रूरी है कि अगर हम सही समय पे जाएं तो ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। बिल्कुल। सेकंड कैटेगरी में हमारे वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ है। वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ में हमारे पास 2 तरह के बीमारियां आती हैं। पहला तो वाल्व का सिकुड़न होना, जिसे माइट्रल स्टेनोसिस या आयोटिक स्टेनोसिस। वाल्व के सिकुड़न वाले लोगों में जल्दी थकान की समस्या या फिर धड़कन होने की समस्या हो सकती है, और यूजुअली ये समस्या 20 से 25 साल की उम्र में स्टार्ट होती है। और अगर हिस्ट्री लिया जाए तो 50% केसेस में 12-13 साल की उम्र में, जब वो बच्चे स्कूल जाने के का उम्र होगा, उस समय जॉइंट पेन, मल्टीपल जॉइंट पेन या फिर जॉइंट के स्वेलिंग, जोड़ों की स्वेलिंग की समस्या उन्हें हिस्ट्री में मिलती है। दूसरे टाइप का जो कि हार्ट डिजीज़ है, वाल्वुलर हार्ट डिजीज़, उसमें वाल्व्स के लीकेज हो जाते हैं। वाल्व के लीक के कारण हार्ट का चैम्बर बड़ा हो जाता है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में समस्या या फिर पैरों में सूजन आने की समस्या होती है। इन दोनों तरह की बीमारियों का कम्प्लीटली इलाज संभव है। कई बार वाल्व के सिकुड़न के लिए हम सुई के रास्ते से ही बलून के द्वारा वाल्व को बलून से खोल देते हैं। कई बार अगर वाल्व का लीकेज ज़्यादा है, जिसमें बलून की सुविधा नहीं कर सकते हैं, बलून वाला ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें हम ओपन हार्ट सर्जरी करके वाल्व को चेंज कर देते हैं। तो ये दोनों तरह की सुविधा हमारे राज्य में उपलब्ध है, और इससे अगर सही समय पर बीमारी का पता लगाया जा सके तो फिर इसका कंप्लीट इलाज संभव है। जी, तो ये जो लक्षणों में सर आपने बताया कि पैरों में सूजन भी हो जाया करते हैं, तो पैरों में जो सूजन होता है वो और भी कई कारणों से होता है। तो अगर हम हार्ट के लक्षण की तरह से अगर उसको देखते हैं तो क्या ये कंटिन्यूटी बनी रहती है या फिर अब मतलब कम ज़्यादा होता है? अगर पैरों में सूजन आने की समस्या हार्ट की बीमारी के चलते हुई होती है, जैसा कि आपने बताया कि और कुछ और भी कई बीमारियों में जैसे थायराइड की बीमारी या फिर यूरिन में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर ब्लड, शरीर में खून की बहुत कमी हो, या फिर किडनी की समस्या हो, इन 4-5 बीमारियों में पैरों में सूजन होता है। हार्ट की बीमारी के जो पैरों में सूजन होगा उसके साथ साथ और लक्षण भी सामने आएंगे, जैसे सांस फूलना, और रात में सोते समय ज़्यादा तकलीफ का अनुभव होना, ज़्यादा देर पैर लटकाने पर पैरों का ज़्यादा सूजना, लेटने पर पैर सूजन में थोड़ी कमी आना। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें हम अंदेशा लगा सकते हैं या उनमें सोचा जा सकता है कि हार्ट की बीमारी की तरफ ज़्यादा सजेस्ट कर रहे हैं, बट इन्वेस्टिगेशन के बिना तो इनको रूल आउट करना संभव नहीं है। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि पैरों में सूजन हुआ तो हम यही मान लें, इसके लिए जांच के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। तो अगली कैटेगरी में अब हम जाना चाहेंगे सर। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, दैट इज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़।
कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में एक पेशेंट वो होते हैं जो स्टेबल रहते हैं, चलने फिरने में सीने में दर्द होता है और फिर जब वो रेस्ट पे रहते हैं तो उनके दर्द में आराम हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन जब वो डॉक्टर्स के पास हमारे पास आते हैं तो इको TMT वगैरह करने पे पता लगता है कि इनके हार्ट में कुछ तकलीफ हो सकती है, तो फिर हम एंजियोग्राफी की तरफ बढ़ते हैं जी। तो वैसे पेशेंट्स में एंजियोग्राफी के बाद बीमारी का पता लगता है कि उन्हें हार्ट में कितने % ब्लॉकेज है और उसके अनुसार से उसका फिर आगे का इलाज होता है जी। जो दूसरे कैटेगरी के लोग इसमें हैं, सब कैटेगरी के पेशेंट्स, उनमें सडन हार्ट अटैक जो होता है वो होने का खतरा रहता है। दैट वो से हम साइंस की लैंग्वेज में एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं जी। उसमें ECG में ही चेंजेस आ जाते हैं, उनको बैठे बैठे सीने में दर्द होता है, साथ में पसीना आना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना या घटना और धड़कन का बढ़ना हो सकता है या धड़कन का घटना भी उससे संबंधित हो सकता है। इस बीमारी में लोगों को इतनी परेशानी होती है कि वो फिर तुरंत किसी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाने को मजबूर हो जाते हैं और उनके ECG में ही इनका ECG और इको में ही उनका प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाता है। तो इन दोनों कैटेगरीज के बेसिस पे हम तीसरी वाली जो बीमारी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज उसे सब डिवाइड करते हैं जी जी। और ये इसी कैटेगरी के अंतर्गत जो हार्ट अटैक की जो संभावनाएं होती हैं उसकी बात होती है। तो ये दो तरह से इसमें है कि एक तो धीरे धीरे हम उसकी ओर बढ़ते हैं और एक सडन हार्ट अटैक हो जाया करता है। तो धीरे धीरे जो बढ़ते हैं हम उस पर बाद में आएंगे। सर, ये जो सडन हार्ट अटैक है इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? मतलब पहले से कुछ भी पता नहीं होता है, अचानक आ जाता है, क्या होता है और किस उम्र में की संभावना ज़्यादा है? सडन हार्ट अटैक का कोई एक प्रमुख कारण नहीं है, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स में सबसे इम्पोर्टेंट है स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना जिसे डिसलिपिडीमिया कहते हैं, और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स और कुछ जेनेटिक चेंजेस। तो इनमें ये सारे फैक्टर्स, ऐसा नहीं है कि एक फैक्टर रहे तो हार्ट की बीमारी हो ही जाएगी या सारे फैक्टर रहे तो हार्ट की बीमारी नहीं होगी। जितने नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहेंगे पेशेंट्स में उतनी हार्ट की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। कोई एब्सोल्यूट कोरिलेशन नहीं है कि इतना रिस्क फैक्टर रहेंगे तो इतनी बीमारी होना है जी जी। तो ये बहुत कुछ पर निर्भर भी करता है। तो अगर सडनली ये जो हार्ट अटैक आता है तो उसमें हमें कितना समय मिलता है एक पेशेंट को डॉक्टर तक ले जाने के लिए ताकि हम सेफली उसको पहुंचा सकें? जो उनके जो परिवारजन हैं या अगर ऑफिस में है, सड़क पर है, जो आसपास जो हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की हार्ट अटैक टाइप की आती है अचानक तो क्या करें? जब किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आती है या सीने में जोरों का दर्द होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट समय है, हम हमारे साइंस के अनुसार कहते हैं टाइम इज़ मसल। बिकॉज वो ब्लड फ्लो, जो मांसपेशियां हैं उसका ब्लड फ्लो रुक जाती हैं और मांसपेशियां दर्द से कराने लगती हैं। तो उनको जितना जल्दी हो नज़दीकी डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट के पास तुरंत ले जाना चाहिए। और जो एग्जैक्ट विंडो पीरियड कहते हैं, गोल्डन आवर जो कहते हैं, वो 8 से 12 घंटे का पीरियड गोल्डन आवर कहलाता है। अच्छा। उस ड्यूरेशन में अगर पेशेंट आ जाते हैं तो और कोई इंटरवेंशन या कोई भी ब्लड पतला करने की दवा जिसे थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं अगर किया जा सके तो मांसपेशियां जो है, हार्ट की मांसपेशियां बहुत हद तक कमज़ोर होने से बच जाती हैं जी। मतलब ये जो गोल्डन आवर है उस टाइम पीरियड के अंदर ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए, वहाँ तक मरीज़ जो है वो पहुँच जाए तो मतलब बचाया जा सकता है मरीज़ को। और कितना ज़्यादा ये रिस्की होता है बचने की संभावना की अगर हम बात करें? बेसिकली हार्ट अटैक तो रिस्की होते हैं जी, बट इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आते समय पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है, आते समय उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, पेशेंट सीधे लेट पा रहे हैं कि नहीं, पेशेंट हार्ट फेलियर में है कि नहीं। तो ये सारे कंडीशंस हैं, क्लिनिकल कंडीशन, जिनमें डिपेंड करता है कि सर्वाइवल कितना होगा। जी, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी कम है, हार्ट फेलियर में है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो फिर 50% चांसेस होते हैं कि पेशेंट सर्वाइव नहीं करेंगे। सिर्फ 50% मतलब उस समय तत्काल फिर आप लोग क्या करते हैं? एंजियोग्राफी वगैरह की हमने सुनी है, और क्या क्या ट्रीटमेंट? बिल्कुल, अगर पेशेंट बेड पे मतलब क्लिनिकली ब्लड प्रेशर उनका मिल रहा है और हमें लगता है कि तुरंत विंडो पीरियड में आए हैं, तो उनको तुरंत एंजियोग्राफी करने की सलाह देते हैं। तुरंत एंजियोग्राफी में पता लग जाता है कि ब्लॉकेज कितना है और कितनी नसों में है, और जिस नस में सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज है उसे हम तुरंत खोलकर, या जिसके चलते तकलीफ आई हो उसे तुरंत खोलकर पेशेंट को रिलीफ
सिम्टम से रिलीफ मिल जाती है। जी जी जी। तो ये जो एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी आप लोग करते होंगे, तो इसमें मतलब एक ही बार में वो सही हो जाता है या कई सारे ब्लॉकेज भी कई बार रहते हैं, तो क्या क्या संभावनाएं होती है? अगर पेशेंट विंडो पीरियड में, जैसा गोल्डन पीरियड में है और उनको मैसिव हार्ट अटैक है, 100% नस बंद है, तो हम यूजुअली जिस आर्टरी के चलते, जिसे कल्प्रिट आर्टरी कहा जाता है, जिस आर्टरी के चलते ब्लॉकेज हुआ है, उसे तुरंत खोल देते हैं। पेशेंट को फिर 1 सप्ताह से लेकर 6 सप्ताह के बीच स्टेबल होने का टाइम देते हैं और फिर तब बाकी सब आर्टरियों की एंजियोप्लास्टी करते हैं। अच्छा। मतलब एक बार उसको उनको थोड़ा सेफ मोड में ले जाना होता है और उसके बाद फिर समय अनुसार धीरे धीरे उनके स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक खोलते हैं, इसमें क्या 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 इस्तेमाल होता है, क्या कुछ खर्च आता है, कितना समय लगता है इसमें? जिस नस की 100% ब्लॉकेज होती है, उसके पहले हम तार के रास्ते से उसे रास्ता क्लियर करते हैं, फिर बलून से उस रास्ते को साफ करते हैं जी। फिर उसमें ज़रूरत के अनुसार से स्टेंट लगा देते हैं। अच्छा। स्टेंट लगाने से आर्टरी वापस रिकॉइल रिस्टोसिस नहीं होता है और वो आर्टरी नॉर्मली जो ब्लड सप्लाई हार्ट की मसल्स को करना चाहिए वो करना फिर से काम कर देती है। जी जी। तो स्टेंट भी कई तरह के आते हैं या फिर जो आप लोग लगा देते हैं वही? आजकल तो सारे ड्रग ल्यूटिंग स्टेंट्स ही आ रहे हैं। ड्रग अच्छा। ल्यूटिंग पहले बेयर मेटल स्टेंट्स आते थे, 2002 के पहले काफ़ी यूज़ होता था। आजकल 99% केसेस में ड्रग ल्यूटिंग स्टेंट ही लगाया जाता है। जी। तो कई बार इसमें मतलब सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है या इससे ठीक हो जाते हैं? अगर एंजियोग्राफी में काफ़ी ब्लॉकेज आता है, जैसे तीनों की तीनों नसें ब्लॉकेज है और इतना ब्लॉकेज है कि स्टेंट लगाने के लायक नहीं है, अच्छा, जगह नहीं है, अच्छा, वो स्थिति नहीं होती है। हाँ, जी। कि स्टेंट लगाने से पेशेंट को कंप्लीट मतलब उनका मतलब जो तकलीफ है, हाँ, वो पूरी तरह से ठीक नहीं किया सकता है, तब उन्हें हम बाईपास सर्जरी की सलाह देते हैं। बट बाईपास सर्जरी के लिए पेशेंट को हमें स्टेबल करना होता है, फिर बाईपास सर्जन के पास भेजना होता है और फिर बाईपास सर्जरी करा के उनकी सारी नसें एक साथ ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल। मतलब पहली कोशिश होती है कि किसी तरह से नसों को खोलकर हम उसको ठीक कर सकें, और अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है और इसमें नहीं है तब फिर सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो कई बार जो मरीज़ के साथ जो लोग होते हैं, घर वाले होते हैं, वो भी थोड़ा परेशान होते हैं सर्जरी के नाम से भी, स्टेंट के नाम से भी। तो उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मरीज के परिजनों को परेशानी तो डेफिनेटली होती है, बट जिस अस्पताल डिसाइड करने में भी मुश्किल होता है कि क्या करना है। जैसे मरीज तो डॉक्टर्स की बातों पे ही विश्वास करना होगा और आजकल तो सारे डॉक्टर्स अपने आप में मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि मरीज का कंडीशन, मरीज को जल्दी से जल्दी ठीक कर सके। ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जिनमें हम टेम्परेरीली स्टेंट लगा देते हैं ताकि उनकी जान को बचाया जा सके, और एक बार मरीज जब स्टेबल हो जाए तो फिर बाईपास सर्जरी की सलाह बाद में देते हैं। बिल्कुल। तो वैसे में हर हाल में डॉक्टर पर विश्वास होना चाहिए और डॉक्टर जैसा कहते हैं वैसा कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार डिसीजन लेने में देर करते हैं परिजन और फिर उसके बाद समस्या जो है वो गंभीर हो जाती है, परिस्थितियां जो हैं वो विपरीत हो जाती हैं। जी। तो ये सडन हार्ट अटैक के बाद अब हम बात करेंगे अपने दिनचर्या की, लाइफस्टाइल के चलते जो समस्याएं आ रही हैं, जो ब्लॉकेज और ये सब इस तरह की समस्या हो रही है। तो धीरे धीरे करके ये बहुत चेंजेस आया है सर। बहुत छोटी उम्र से ये सब परेशानियां दिखाई दे रही हैं, इसके क्या कारण हैं? आजकल जो हमारा आधुनिक युग है उसमें लाइफस्टाइल में डेफिनेटली काफ़ी चेंजेस आए हैं। लोग युवा अपने आप पीछे भाग रहे हैं, सारे एक भाग दौड़ की ज़िंदगी बनी हुई है। अपने आप पे ध्यान कम देते हैं लोग, और इस चक्कर में बाहर का खाना खाना, जिस लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए, अपने शरीर पे जो ध्यान देना चाहिए वो लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे सुबह उठकर अगर बात करें तो 30 से 40 मिनट या तो ब्रिस्क वॉक करना है या फिर रेगुलर योगा करना है, जिससे आपकी शरीर के सारे मांसपेशियों का जो संतुलन है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे। तो काफ़ी आजकल 70 से 80% लोग ये फॉलो नहीं करते हैं, जिसके चलते कम उम्र में हार्ट की बीमारियां, या फिर दूसरे लक्षणों की बात करें तो कम उम्र में धूम्रपान का जो नशा की जो लत लग जाती है, उसके चलते भी कम उम्र में हार्ट अटैक आने की खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। एक और बात ध्यान में आ रहा है, जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कई बार तो सर जिम में ही इस तरह की घटना हो रही है। बिल्कुल। इसलिए हम हैवी एक्सरसाइज या हैवी जिम करने से मना करते हैं।
उन्हें हेवी जिम अवॉइड करना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ब्रिस्क वॉक मतलब नॉर्मल जिस गति से चलते हैं उससे थोड़ा तेजी गति से चलना है बस। और अगर आप हेवी एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उसके पहले अपना कार्डियक स्टेटस, जो एकोकार्डियोग्राफी करा के कार्डियक मसल्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई जेनेटिक बीमारी है कि नहीं, वो चेक करवा लें, उसके बाद ही हेवी एक्सरसाइज करें। जी जी बिल्कुल। और आजकल के युवाओं में एक होड़ सी मची हुई है बॉडी बिल्डिंग की, तो ये चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। तो एक आम आदमी के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर कि कितनी उम्र के बाद जो एक रूटीन चेकअप के तहत हम अपने हृदय का भी चेकअप कराते रहें, ताकि जो समस्याएं हैं वो पहले पता चल जाए और उसको हम लोग दूर कर सकें? जिनके फैमिली में हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री नहीं है और जिन्हें एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, तो उनको 40 साल की एज के बाद रूटीन चेकअप स्टार्ट कराना चाहिए। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, या उनको एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, उनको 35 साल की उम्र के साथ ही अपना रूटीन कार्डियक चेकअप कराना चाहिए। जी, तो साल में कितनी बार कराएं? ईसीजी, इको, टीएमटी अगर एक बार आपने करा लिया तो फिर साल में एक बार ही कराना है। अच्छा, ईसीजी, टीएमटी और एकोकार्डियोग्राफी। ठीक है सर। ये तो जांच की बात हो गई कि हम इसमें अलर्ट रहें, जागरूकता इसमें हम चाह रहे हैं लोगों की कि कैसे जो ये हार्ट से संबंधित जो समस्याएं जो बढ़ रही हैं, इसके लिए हम सभी को, खास करके युवाओं को आगे आना होगा और समझना होगा कि कैसे हम अपने हार्ट को चुस्त दुरुस्त रखें। और जहाँ तक डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बात है, तो ये तो अब हर दूसरे तीसरे में दिखाई दे रहा है। तो क्या मतलब इन लोगों को क्या कहेंगे जो डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर है जिनका, तो उनको क्या कहेंगे? मतलब वो डरते रहें क्या हमेशा कि हमको ये है तो किसी भी समय ऐसा हो जाएगा, या वो भी अपने को कंट्रोल में रखकर इसको दूर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है तो उस दोनों जितनी भी एसोसिएटेड बीमारी हैं उनको कंट्रोल में रखना। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की दवाइयाँ जो प्रिस्क्राइब हुई हैं उन्हें सही समय पर लेना। शुगर, जिन खाद्य पदार्थों में शुगर की मात्रा ज़्यादा है उन्हें उनसे परहेज़ रखना। ब्लड प्रेशर है तो नमक का सेवन कम करना। और रेगुलर ब्रिस्क वॉक, जो मैंने पहले बताया, 30 से 40 मिनट आप तेज़ी से टहलना है और बीमारियों की जो दवा प्रिस्क्राइब हुई है उसे कंटिन्यूसली लेना है। इसके सहारे आप अपनी हार्ट की डिजीज़ को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब अगर ये बीमारियां हैं भी, उसको हम कंट्रोल में रख रहे हैं, समय पर दवाइयाँ ले रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि इसकी चपेट में आ ही जाएंगे इन बीमारियों के। इनके बावजूद भी हम अपने हृदय को सही रख सकते हैं। पेस मेकर के बारे में हमने बहुत सुना है सर, कई बार सुना है कि पेस मेकर लगाना पड़ा। ये कईयों को तो समझ में भी नहीं आता है पेस मेकर क्या है, कैसे, क्यों लगाया जाता है। ये एक हार्ट की नेक्स्ट जो चौथी कैटेगरी है उस टाइप की बीमारी है। अच्छा। इसमें जहाँ से करंट निकलता है उसमें 2 टाइप की समस्याएं हो सकती है। या तो धड़कन बहुत ज़्यादा हो गया, जिनमें लोगों को पाल्पिटेशन या धड़कन महसूस होने की समस्या होती है। उसके लिए हम मेडिसिन पे रखते हैं और कुछ लोगों को हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी करके उसे कॉटराइज कर देते हैं ट्रैक्ट को, जिस ट्रैक्ट से इलेक्ट्रिक सर्किट ज़्यादा निकल रहा है। नेक्स्ट कंडक्शन सिस्टम में नेक्स्ट बीमारी होती है जिसमें धड़कन स्लो हो जाए। और धड़कन जब काफ़ी स्लो हो जाती है तो कुछ लोगों को चक्कर आके गिरने की समस्या होती है और लोग बेहोश हो जाते हैं। वैसे कंडीशन जिसमें धड़कन काफ़ी कम हो जाता है और लोगों को चक्कर आके गिरने की समस्या या उस तरह की हिस्ट्री रहती है, उनमें पेसमेकर लगाया जाता है। जी जी जी। तो ये पेसमेकर फिर आजीवन लगाए रखना पड़ता है सर? बिल्कुल, ये आजीवन लगाए रखना पड़ता है। ये कंटिन्यूसली हार्ट के मसल्स को करंट प्रोवाइड करता है। जी जी जी। तो समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि और आपसे सवाल करें सर, लेकिन चलते चलते एक मैसेज के रूप में आप लोगों को बता दें कि हमारा खान पान कैसा हो, दिनचर्या कैसी हो अच्छे हृदय के लिए। हृदय रोगों की समस्या पिछले 1 दशक से काफ़ी बढ़ी है। मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपको रिस्क फैक्टर्स, एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं जिनका जिक्र अभी हुआ है, तो उनमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल रखना है। अपने शरीर के लिए दिन भर में से आधे घंटे का समय निकालना है और उस रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करके आप हार्ट की बीमारी को एक हद तक टाल सकते हैं। और अगर ये बीमारी हो जाए, ये ऐसे लक्षण हो जाए, तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें ताकि इसका जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल
बहुत अच्छी बात आपने कही है सर, बहुत अच्छा संदेश मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली है लोगों को। हमें उम्मीद है कि लोगों में जागरूकता आएगी और समय पर ये अपना जो जांच है या इलाज है वो कराएंगे और उससे भी पहले अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखने की प्रक्रिया में जल्दी जाएंगे। तो आप सर यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी हैं, आपका कीमती वक्त हमें मिला है, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।